हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों की ये मांग थी कि सर नंबर सिस्टम का वीडियो बना दीजिए। नंबर सिस्टम हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और हर जगह काफ़ी जगह स्टडी भी किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, नंबर सिस्टम से प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का ऐसा मटेरियल लाए हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपने बिल्कुल सही सुना है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है यहाँ से। जैसा कि मैंने बताया है कि बालाजी स्टडी आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। बस आप यूट्यूब चैनल के साथ, बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आज मेरा टू डेट हाथ दिया गया है, जो आज का थॉट है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। तो बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि आप अब यहाँ से अपना निर्णय लीजिए कि आपको आपने जो अपना एम बनाया है उसको बदल देते हैं कि बदल लेते हैं। आपको बदल देते वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बदल लेते वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यानी आप अगर बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो बेफिक्र हो जाइए और अपनी मंजिल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आप अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। तो नंबर सिस्टम हम आज स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक हैं, ये मैं जरूर कहूँगा कि मेरा जो नंबर सिस्टम है एक बड़ा सा चैप्टर है। इसमें काफ़ी पार्ट आएंगे, लगभग 20 पार्ट या इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, हर एक टॉपिक का हर एक प्रश्न बताऊँगा आपको। बस आप चैनल के साथ बने रहिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम लोग अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नंबर सिस्टम दिया गया है, यानी इसे बोला जाता है संख्या पद्धति। हम इस पे थोड़ी सी ये बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपस में कि जो नंबर सिस्टम आया है, संख्या की प्रणाली आई है, संख्या पद्धति आई है। जैसे कि आपने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो हमारे तत्व आए हैं, सोडियम, कैल्शियम, ये जो आए हैं, इनका एक स्थान दे दिया गया, इनको एक सिस्टम से वहाँ पे बैठाया गया। जो हमारे साइंटिस्ट थे वहाँ पे इसको हमारा सोडियम कहाँ पे बैठेगा, मैग्नीशियम कहाँ पे बैठेगा, कौन किस स्थान पे आएगा, ये वहाँ पे बताया गया है। आप इसको पढ़े भी होंगे। उसी तरीके से सेम नंबर सिस्टम में जब बहुत सारी संख्याएं आई, 17 आ गया, 17 आया, एक संख्या 17 आई। फिर उसी तरीके से मान लीजिए कोई संख्या 22 आई, तो 17 तो केवल 1 और 17 से डिविजिबल होने वाला है। उसी तरीके से 22 आ गया तो 22 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा डिविजिबल। तो यहाँ पे किसको किस स्थान पे, तो संख्या पद्धति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी दुकान पे गए, बात को समझिएगा, आप किसी दुकान पे गए तो उस दुकान में एक सिस्टम तरीके से ही हर एक सामान वहाँ पे सिस्टम तरीके से लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लें आपके घर का, आपकी अलमारी का, फ्रिज का, अगर आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रख रहे हैं तो एक तरफ कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, जिस पे कोल्ड ड्रिंक रखा है उस पे कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, एक तरफ आप अपने पीने का पानी रखेंगे। यानी एक सिस्टम तरीके से आप काम करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे। किसी शॉप में जाते हैं तो बिस्किट के पैकेट एक सीरीज में लगे हुए हैं, साबुन के पैकेट एक सीरीज में लगे हुए हैं, उसके बाद कुछ और है तो उसका एक सीरीज में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब हर एक तरीका होता है, किसी का सिस्टम होता है हर तरीके को करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर मीन्स हो जाता है संख्या। नंबर मीन्स क्या हो जाता है? संख्या। नंबर मीन्स संख्या हो जाता है और सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली या पद्धति। तो संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, बात वही है। तो सबसे पहले मैं संख्या का
पोस्टमार्टम करूं, संख्या होती क्या चीज है, संख्या है क्या चीज, तो आप बोलोगे संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि ये क्या है, आपकी संख्या ही तो है। 67 67 ये संख्या है, बिल्कुल सर संख्या है, आपसे बोला गया संख्या है। ये भी आपकी एक संख्या ही तो होगी, तो ये भी तो संख्या ही होगी। ये संख्याएं हैं यहाँ पे, ये सब क्या हैं, संख्याएं हैं यहाँ पे। तो मैं संख्या के विषय में आपको बता रहा था, और संख्या के विषय में आप लोग समझिए x और y, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लिया कि एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो यहाँ पे जो मैंने एक संख्या ली थी, यहाँ पे जो मैंने एक संख्या ली थी, वो संख्या क्या थी, 67, जिसमें 7 एक क्या था, अंक था। 7 जो था वो क्या था, अंक था, और 6 क्या था, वो भी एक अंक ही था। आप यही बोलोगे ना सर। मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 क्या है, 67 तो एक संख्या हो गई, लेकिन उसमें 7 क्या है, एक अंक है, और 6 क्या है, एक अंक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये किस प्लेस पे है, तो बोलोगे सर जो 7 है ये इकाई के प्लेस पे है। किसके प्लेस पे है, इकाई का अंक है। किसका अंक है भाई, इकाई का अंक है। और मैं अगर पूछूं 6 किसके प्लेस पे है, तो आप बोलोगे सर ये दहाई के अंक पे है। किसके अंक पे होगा, दहाई के अंक पे। हर एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, यहां पे आप समझिए बात को क्या है। यानी जो ये बनी संख्या मेरे पास, ये इकाई पे और ये दहाई पे, तो दहाई आता कब है, 10 प्लेस पे आता है। तो यहाँ पे जो ये 60 हो जाएगा और +7 हो जाएगा, 60 + 7 हो जाएगा। तो मैं इसको ये 60 कब हुआ, जब इसको 10 से मल्टीपल किया गया। क्यों, क्योंकि ये दहाई के प्लेस पे था, और इसको कितने से मल्टीपल किया गया, 1 से मल्टीपल किया गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 10 से मल्टीपल कर दूं, इसको 1 से मल्टीपल कर दूं, तो ये बनेगा क्या, 60 + 7 = कितनी हो जाएगी, 67। यानी यहां से ये संख्या बन के आ गई ना, संख्या बन के आ गई ना। तो यहाँ पे मैंने दहाई के प्लेस वाले अंक को 10 से मल्टीपल किया, क्योंकि वो 10 के प्लेस पे था। तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आ रही है, तो वो यहाँ पे हो जाएगी, इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा y। तो यानी दो अंकों की संख्या अलजेब्रा में मैं किस तरीके से शो कर सकता हूँ, 10x यानी 10x + y। ये होगा यहाँ से कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा सभी को। आगे चलते हैं। संख्या, अभी मैं इसके पहले संख्या पढ़ चुका हूं, अब मैं भी संख्या बताया है 10x + y होती है। नंबर सिस्टम, यहाँ पे संख्याएं जो होती है, नहीं जो नंबर होता है मेरा, नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या, ये नंबर से बोल सकते हैं। संख्याएं, जो संख्याएं होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, संख्याएं 2 तरीके की होती हैं। संख्याएं कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बोलेंगे इनको। उसके बाद होती है हमारे पास एक संख्या काल्पनिक संख्या, उसके बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, नरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। यानी ये वास्तविक संख्या और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। संख्याएं 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी वास्तविक संख्या, फिर काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। किसमें प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, तो संख्या रेखा में किसको प्रदर्शित करते हैं, यही संख्या रेखा होती है। और यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये आपका +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +3, ये +4 और ये +5। तो इस तरफ क्या होगा सर, इस तरफ माइनस होगा। अगर इस तरफ प्लस है तो इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और -5। यानी संख्या रेखा में प्रदर्शित की जाने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा होगा। अब काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्या ये होती है, जैसे कि मैंने लिखा -1, मैंने लिखा -2, मैंने लिखा -7। ये आपकी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर।
ठीक है। ये जो होता है माइनस, तो इसको हम लोग आईओटा यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। आईओटा यानी आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो आई से कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे मैं 7 को ले लूँ या 2 को ले लूँ, तो इसको मैं भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, और इस -1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू -1 इक्वल टू आई होता है, -1 इक्वल टू आई होता है, तो मैं यहाँ पे 2i कर सकता हूँ। ठीक है, इसको आईएटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईओटा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित जेड से किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे अगर इसका परिणाम पूछे तो मैं यहाँ से इसी को शो कर देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका होता है मॉड जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ परिमाण निकालने के लिए आएगा, वो आपको होगा मॉड जेड इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन आपको दे सकता है कि 3 + 4i, 3 + 4i जो दिया गया है ये आपका रियल नंबर है और ये आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे जो a हो जाएगा ये हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ तो मैं फाइंड कर सकता हूँ कि a = 3 है यानी 9 है, और b = 4 है यानी 16 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 25, और ये रूट में आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो आई थिंक समझ में सभी को आ रहा होगा और आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है। नोट करिए और आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हम लोग सीखेंगे समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं हम लोग सीखने वाले हैं। समृद्ध संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने आपको बताया, आपको एक मैंने एग्जाम्पल वहीं पे दिया था, वो इसी का था एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं अगर 7 + 6i ले लूँ तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे कि मैंने लिया था 3 + 4i, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए आपके, ये सब क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्या यानी जुड़ी हुई संख्याएं। इनमें दो तरीके की संख्याएं होती हैं। पहली होगी आपका एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होगी, और दूसरी आपकी होगी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं अभी, ये 7 जो है यहाँ पे क्या है? ये रियल नंबर का काम करेगा। क्या करेगा? रियल नंबर का काम करेगा। और जिस नंबर के साथ आयोटा यानी आई आ जाता है उस नंबर को हम रखते हैं किसमें? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या के अंतर्गत, इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत रख देते हैं। किसके अंतर्गत रख देते हैं? इमेजिनरी नंबर। मैंने बताया है कि समृद्ध संख्या जो होती है उसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, और मॉड निकालने के लिए पहले ही बता चुके हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये मॉड निकल आएगा इस तरीके से। तो आप यहां से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इससे आगे यहाँ पे प्रश्न नहीं आता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, वैसे ये आपके कंपटीशन का कोई इससे महत्व तो नहीं लगता है। तो आगे चलते हैं और सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स। अभी मैंने बताया कि वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं भी दो तरीके की होती हैं, और वो दो तरीके कौन से होते हैं, जरा इसको भी एक्सप्लेन करिए सर। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला होता है आपका पूर्णांक। क्या होता है आपका? पूर्णांक। पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स बोलते हैं। और इधर होता है दशमलव। क्या होता है? दशमलव। दशमलव, ये दशमलव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। तो यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं और आप इसकी नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा क्लास में। और देखिए यहाँ पे पूर्णांक और ये, तो यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है और दशमलव क्या होता है। ठीक है, ये दशमलव जो होता है ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है लास्ट में। तो ये क्या होता है? दो तरीके का। पहला होता है आपका शांत दशमलव। क्या होता है पहला? शांत दशमलव। पहला होता है शांत दशमलव, और फिर होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, अशांत दशमलव। दशमलव, ये आसान दशमलव हो जाएगा। यानी दशमलव भी दो तरीके का होता है, पहले शांत दशमलव और फिर अशांत दशमलव हो जाता है। और फिर जो ये हमारा
ये भी दो तरीके में चेंज होता है। अभी फिलहाल आप इतने में ही इसको वर्गीकरण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शांत दशमलव, और इसको बाद में हम लोग अभी सीखेंगे, पहले यहाँ पे सीख लिया जाए कि दशमलव जो होगा वो दो तरीके का होगा। पहले शांत दशमलव होगा, फिर अशांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव जो होता है वो कैसे होता है, तो शांत दशमलव के विषय में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव, ये जो शांत दशमलव होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके का होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको लिख दिया, ये आपका क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है। फिर मैंने जैसे लिख दिया 0.352, ये क्या है आपका शांत दशमलव है। फिर मैंने जैसे आपको बता दिया कि 1112, ये क्या है आपका शांत दशमलव है, ठीक है। इसी तरीके से आपका आ जाएगा अशांत दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अशांत दशमलव आ जाएगा। और अशांत दशमलव में आप सीख लीजिए अशांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव जो आता है उसमें हम लोग जैसे लिख सकते हैं 2.22, 2.111, इस तरीके से जो होते हैं नंबर्स हमारे वो अशांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अशांत का मतलब ये हो गया कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति, नॉन पुनरावृत्ति, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोला जाता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पुनरावृत्ति हो रही है, कहीं पे ये रुक नहीं रहा है। तो हम इसको यहाँ से सीखेंगे, पहले सीख लिया जाए कि जो 12 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12, और यहाँ पे 2 अंकों पे है तो मैं 100 कर सकता हूँ इसको। फिर इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, नहीं भी कैंसिल कर सकता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से भी इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, और मैं 1.112 को भी P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अंश अपान हर है तो मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। तो आप सभी को यह बात मालूम है कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोली जाती है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि शांत दशमलव है वो भी एक परिमेय संख्या बन सकती है। यानी जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहां से क्या हुआ, आसान दशमलव भी जो होगा मेरा ये आसान दशमलव हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पर भी दो तरीके का होगा आपका, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग मीन्स हो गया कि जिसमें कि पुनरावृत्ति उसी अंक की बार बार होगी, तो टर्मिनेटिंग के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत जिस तरीके का आ जाएगा, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका 2.3441 और 67। तो इसमें देखो कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.2 पावर बार, क्योंकि 2 जो है यानी 2 जो है वो बार बार है तो मैंने बार लगा दिया, और मैं इसको लिख सकता हूं 2/9। तो 2/9 जो है वो P/Q के फॉर्म में है, 2/9 जो है वो P/Q के फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो यानी जो आसान दशमलव होता है वो भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन जरा आप ये बताइए, जो नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति दशमलव, यानी पुनरावृत्ति दशमलव होगा फिर नॉन पुनरावृत्ति दशमलव होगा, यानी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे तो पुनरावृत्ति नहीं हो गई, आसान दशमलव तो है, ये बढ़ता चला जा रहा है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसका, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आएगा। तो क्या आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, इसका हर मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि हर कितने 10 में आएगा, यानी 10 की घात कितने में आएगा मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ ना इसको। तो मैंने इसको मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अर्थात ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो अपरिमेय संख्या में आता है। बाकी के जितने भी डेसिमल हैं आपके, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, रियल, वो आपके कहलाएंगे परिमेय संख्या, ठीक है, सब परिमेय संख्या होंगे। तो आगे इसी का हम कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं।
अभी मैंने बताया कि जो आपका शांत दशमलव होगा वो परिमेय संख्या हो सकती है, और शांत दशमलव के बाद अशांत दशमलव जो होगा वो दो तरीके का होगा, एक पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, एक पुनरावृत्ति जिसमें नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें जिसमें कि कोई अंक रिपीट नहीं होता है। तो दो तरीके के अशांत दशमलव होते हैं, जिसमें कि जो अशांत दशमलव पुनरावृत्ति अशांत दशमलव है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब आगे चलेंगे कि इसकी क्या स्टेप है, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पे आप सीख लीजिएगा परिमेय संख्या होती क्या चीज है। परिमेय संख्या सबसे पहले होनी चाहिए कि परिमेय संख्या की पहली स्टेप है P अपान Q के रूप में होना चाहिए। P अपान Q के रूप में कोई भी संख्या अगर P अपान Q के रूप में लिखी है तो मैं उसको बोल सकता हूं, निसंकोच बोल सकता हूं कि वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। सेकेंड में मैं अगर कहूं आपसे कि कोई भी संख्या P अपान Q जो है, यानी P जो है और ये जो Q है, ये दोनों क्या होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ओके, यानी P और Q जो है धन पूर्णांक होने चाहिए। थर्ड स्टेप में आपका आता है कॉन्सेप्ट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जो है आपका, ये जो है ये जीरो नहीं हो सकता। ये तीन शर्तें हैं आपके पास, ये तीन शर्तें हैं आपके पास। किसकी शर्तें हैं, परिमेय संख्या को फाइंड करने की, यानी परिमेय संख्या पहचानने की ये तीन शर्तें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो परिमेय संख्या, ये आपकी परिमेय संख्या को क्लियर करेंगे। अब आप परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये हम बात करेंगे। आप परिमेय संख्याएं की बात करते हैं। परिमेय संख्या मैंने बता दिया तीन कॉन्सेप्ट। आप परिमेय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए कि P अपान Q का रूप नहीं होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। इसका परिमेय का जस्ट अपोजिट होता है अपरिमेय। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 1.267 इस तरीके की कोई संख्या अगर दे दी गई है तो ये किस में आएगी, अपरिमेय में आएगी, क्योंकि P अपान Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इसका हर जो है मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं ना कि हर में क्या लिखा हुआ है, 1000 है, 10,000 है, 15,000 है, मैं इसको क्लियर नहीं बोल सकता हूं कितना होगा। और भी संख्याएं कुछ होती हैं जो रूट के अंदर लिखी होती हैं, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी ये संख्याएं लिखी होती हैं उनको भी, जैसे आपका आ गया √3 आ गया और √2 आ गया, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट नहीं निकलती है। जैसे 1.732 डॉट डॉट, फिर 1.414, इस तरीके की जो ये वैल्यूज होती हैं ये सब अपरिमेय के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, अपरिमेय के अंतर्गत आती हैं। तो बिल्कुल मैं आपको आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पाई। क्या आता है यहाँ पे, पाई आता है। तो पाई क्या है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पाई एक कैसी संख्या है, यानी पाई जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप लोग। तो सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स बताएंगे कि जो सर पाई है ना, ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अभी ये सीख लिया है कि पाई अपरिमेय संख्या है। कहीं ना कहीं इसको पढ़ा ही होगा, ये सभी को लगभग मालूम है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो पाई की वैल्यू होती है ये 22/7 है, लेकिन ये जो संख्या 22/7 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है आपकी, परिमेय संख्या है। यानी जो पाई है ये अपरिमेय है और जो ये है ये परिमेय है। ठीक है, क्योंकि ये एक अक्षर है और ये संख्याएं हैं जो P अपान Q के रूप में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आज मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बताने वाला हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, ये आप सीखिए। ठीक है, और नोट जरूर करिएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है भाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भाई। कुछ शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है। तो जरा देखो, इसके पहले जो हमारा जो था मानव जो था उसने पहिए का जो आविष्कार किया, तो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिया पूरी तरीके से गोल नहीं था, तो उसको सामान लाने ले जाने में, क्योंकि पहिया पूरी तरीके से घूम नहीं रहा था, उसमें दिक्कत होती थी। जो उसके ऊपर सामान लादा गया, जो भी उस पर सामान आया तो वो इधर उधर खिसक के गिर जाता था, इस तरीके से होता था, समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं होती थी। तो कुछ विद्वानों ने
सोचा कि इसको पूर्ण गोल कैसे बनाया जाए, तो यानी पूरा सर्कल कैसे बनाया जाए। तो जरा बात को समझिएगा मेरी, कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आप सभी को, इस बात को केवल समझिए आप लोग। एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो उस सर्कल को पूर्ण गोल कैसे बनाना है, तो वहां पे ये जो मेरा व्यास होता है जो कि केंद्र से होकर जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर, व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं, डी से डिनोट किया जाता है। ये जो व्यास है इसको 7 ले लिया गया, 7 यूनिट ले लिया गया। अगर ये व्यास 7 यूनिट है तो सर्क्यूम रेफरेंस यानी परिधि जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? वो 22 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 22 होनी चाहिए। आप कैमरे का जो आपका फ्रंट पार्ट होता है पूरा गोल होता है, सर्कल होता है सेम, आप उस पर देख सकते हो कि उसका जो रेडियस होता है वो 7 होता है, और पूरा जो आपकी परिधि यानी सर्क्यूम रेफरेंस होती है वो कितनी होती है? 22 होती है। आप देख सकते हो, ये आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक रेशियो बता दिया गया। तो यहां से जो हमारा पाई है, अब ये जो पाई है ये एक ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक अक्षर है। और ग्रीक अक्षर में ये 16वां अक्षर है पाई में। जैसे हमारे यहाँ ABCD यानी जो हमारे यहाँ लेटर्स हैं, अल्फाबेट हैं, जिसमें कि 16वें नंबर पे P आता है, उसी तरीके से ग्रीक अक्षर में ABCD में पाई जो है वो किस अक्षर पे आता है? किस स्थान पे आता है? 16वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ बोलना चाहूंगा, उसको लिख लीजिए कि पाई एक वृत्त की परिधि, पाई एक वृत्त की परिधि, नोट करिए आप सभी लोग, पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। पाई एक वृत्त के व्यास की उसके अनुपात को दर्शाता इस तरीके से है। तो यहां से आपको केवल यह समझना था कि पाई की वैल्यू 22/7 कैसे आ गई। अब आपसे अगर पूछेगा कि 22/7 एक कैसी संख्या है, तो आप पहले से भी कंफर्म थे। ये क्या थी? आपकी कैसी संख्या थी भाई? परिमेय संख्या थी। और पाई कैसी संख्या थी? अपरिमेय संख्या थी। लेकिन इसकी एक वैल्यू, इसी को जब डिवाइड करेंगे 3.147 ऐसे करके कुछ जो आएगा वो भी आपका अपरिमेय ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं अब और आगे देखेंगे, ये आपकी अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीख रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो तरीके का होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और दूसरा होगा मेरे पास अऋणात्मक पूर्णांक। तो जो हमारा पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो मैं वहां पे बोल सकता हूं कि -1, -2, -3, इस तरीके से, इनफाइनाइट, इस तरीके से बोल सकता हूं। और जो मेरे पास अऋणात्मक पूर्णांक होगा तो मैं इसको कह सकता हूं कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक। ये पूर्णांक का वर्गीकरण इस तरीके से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये पूर्णांक का हो गया। तो मैं इसी तरीके से अब आते हैं संख्या का वर्गीकरण करने के लिए। तो संख्याओं का जो वर्गीकरण होगा, तो सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि संख्याएं जो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जो संख्याएं आती हैं, ये संख्याएं आई कहां से? ये संख्याएं कहां से आई? किसी को मालूम है कि एक संख्या कहां से आई? आर्यभट्ट ने बनाई कि जेम्स वाट ने बनाई? यानी किस वैज्ञानिक ने एक का आविष्कार किया? एक को किसने खोजा? ठीक है, 2 को किसने खोजा? 8 को किसने खोजा? 9 को किसने खोजा? तो शायद किसी का जवाब ये नहीं होगा कि मैं जानता हूं। यानी जब भी आप आए तो ये संख्याएं आपको मिल गई, कोई भी आया ये संख्या मिल गई, ये आप बता ही नहीं सकते कि इन संख्याओं की खोज किसने की। और जो आपको नॉलेज नहीं होता है, जिस संख्या के विषय में आप बता नहीं सकते हो, जिस वस्तु के विषय में बता नहीं सकते हो, तो सीधा सी आप बोलते हो कि ये संख्या कैसे, वो वस्तु क्या है कि प्राकृत के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा दी गई है। तो अर्थात मैं यह बोल सकता हूं कि जो संख्याएं 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी ये भी सारी संख्याएं क्या है? प्रकृति ने दी है, इसीलिए इनको बोल दिया गया प्राकृत संख्याएं। नेचर के द्वारा दी गई हैं, इसलिए नेचुरल नंबर बोला गया। समझ में आ रहा होगा? तो यहां से डिफिनीशन आप लोग सीख सकते हो कि डिफिनीशन क्या होगी यहाँ पे, कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आपका आएगा होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या।
होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ये होल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो होल नंबर से क्या होता है, जैसे कि मैं कहूं, आपसे पूछूं यहाँ पे कि जीरो कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे कि जीरो प्राकृत संख्या है। काफी लोगों का आंसर हो सकता है कि जीरो प्राकृत संख्या है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लीजिए, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि जीरो कैसी संख्या है, इसको प्राकृत में रखेंगे कि पूर्णांक में रखेंगे। तो जरा सीखते हैं हम यहाँ पे। अगर जीरो प्राकृत संख्या है, क्योंकि यहाँ पे अब ऑपरेशन करने वाले हैं आप, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे जीरो क्या है। जीरो मैंने बताया है कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिनती में प्रयोग करिए ना जीरो को। 1 2 3, 0 1 2 3 4। तो आपने काउंट किया तो 0 1 2 3 4, यानी जो ये लाइन है मेरे पास, ये जो लाइन है काउंट में कितना आया, 4 आया। तो क्या मैं जीरो को काउंट कर सकता हूं प्राकृत संख्या में? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे तो ये रियल में तो 1 2 3 4 5 है। इसीलिए तो मैंने डिफिनीशन लिखाई है कि गिनती में, यानी गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या, किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको प्राकृत संख्या बोला जाता है। तो जीरो को तो हम कभी गिनते ही नहीं है किसी उसमें, तो जीरो को प्राकृत संख्या में तो नहीं लेंगे ना। और जब प्राकृत संख्या में नहीं लेंगे तो किस में लेंगे, किस में लेंगे, होल नंबर में लेंगे। इसके पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कराया है आपको कि जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, जिन आपको तो ये मालूम है ना कि जीरो की खोज किसने की, आर्यभट्ट के द्वारा हुई। तो इसकी तो खोज हुई थी, इसको मालूम है किस व्यक्ति ने खोजा है। और जिसके विषय में मालूम नहीं होता है उसको तो ही प्राकृत बोलोगे। तो जीरो के विषय में तो आपको मालूम है ना कि किसने खोजा है, आर्यभट्ट ने खोजा है। तो जीरो के विषय में अगर मालूम है तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी जीरो से। यदि प्राकृत संख्या के परिवार में, यदि प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो समस्त परिवार क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। समस्त परिवार पूर्ण संख्या बन जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप नहीं बता सकते। सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है भाई, 0 होती है। और सबसे बड़ी आप नहीं फाइंड कर सकते। तो आगे चलते हैं, क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हर एक संख्या की एक अनुवर्ती संख्या यानी आगे की संख्या होती है, इसलिए आप उसमें, क्योंकि इनफाइनाइट एक उसकी उससे भी बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो आगे सीखने वाले हैं हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वो हम लोग कब सीखेंगे, यदि आप में से कोई भी, यानी आप में से कोई भी अगर हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो JPS इंस्टीट्यूट गुरबख्शगंज, कॉन्टैक्ट नंबर 8528274787 पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।